देखिए दोस्तों, हम संधि और समास देखने जा रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरी तरीके से अपने आप को संधि और समास कर पाने में सक्षम पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संधि। संधि का मतलब होता है मेल। मेल मतलब जुड़ाव। ठीक, संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 3 संधियाँ होती हैं। और स्वर संधि का जो भेद होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, अयाद स्वर संधि। स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं। तो चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। ये स्वर संधि में ये पाँचों आते हैं, ठीक है। और एक अलग ये व्यंजन संधि है, एक विसर्ग संधि है। 3 ही संधियाँ हैं। कोई कोई समझने में भूल करता है कि ये 5 संधियाँ और ये 2 संधियाँ, 7 समझने लगता है, लेकिन जो मेन है ये 3 ही हैं। और ये जो हैं ये स्वर संधि के भेद हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। दीर्घ स्वर संधि देखते हैं। दीर्घ स्वर संधि में जो स्वर होते हैं, स्वर हमें पता है कितने होते हैं, 11 स्वर हैं मूलतः हिंदी में, और प्लस 2 अयोगवाह जोड़ करके हो जाते हैं 13। ठीक, तो स्वर संधियों में जो आ और आ, ये 2 जो स्वर हैं, ठीक है ना, इनमें यदि आ या आ जुड़ेगा तो इनका मेल आ होगा। अब इसमें चाहे ये जुड़े या फिर ये बड़े आ के साथ जुड़े, चाहे बड़ा छोटे आ के साथ जुड़े, चाहे बड़ा इसके साथ जुड़े, इसका जो उत्तर होगा बड़ा आ ही होगा। जैसे देखते हैं विद्यालय, एक उदाहरण देखते हैं। ठीक, इसका विच्छेद क्या होगा, विद्या प्लस आलय। आप देख पा रहे होंगे ये यहाँ पर बड़ा आ प्लस बड़ा आ करीब मेल से बना है, और इनका मेल ये बड़ा आ हो गया। ठीक, इनका मेल बड़ा हो गया विद्यालय। इसी तरह जितने भी स्वर होते हैं, समान स्वर, इनके मेल से दीर्घ स्वर का निर्माण होगा। दीर्घ मतलब आ, बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ। ठीक, ये बनेंगे। अगर समान समान मिल रहे हैं तो उत्तर ये निकलेगा। अब इनमें चाहे ई बड़ी के साथ जुड़े, चाहे छोटी छोटी के साथ जुड़े, उसी प्रकार चाहे छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ जुड़े, बड़ा ऊ छोटा ऊ के साथ जुड़े, उसका जो उत्तर होगा बड़ा ऊ ही होगा। ठीक, जैसे इसका एक उदाहरण देखते हैं, भू प्लस ऊर्ध्व। ठीक, इसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बड़ा ऊ है, यहाँ पर बड़ा ऊ है, इनका मेल जो है बड़ा ऊ ही निकलेगा। ठीक, इसका संधि क्या हो जाएगी, भूल। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि आप समझ गए, मतलब 2 समान स्वर आएंगे, 2 समान वर्ण आएंगे, उनका मेल उन्हीं वर्णों का दीर्घ वर्ण हो जाएगा। ये दीर्घ स्वर संधि है। हमने स्वर संधि का मतलब स्वरों का मेल हो, इधर भी स्वर हो और इधर भी स्वर हो। ठीक है, ये स्वर संधि होगी। गुण स्वर संधि में देखेंगे, गुण स्वर संधि में जो छोटा और बड़ा है, इनमें इनके बाद छोटी, बड़ी और छोटा ऊ, बड़ा ऊ, कुछ भी आता है इनके बाद। ठीक है, तो इनका परिवर्तन होता है ए ओ अर यहाँ पर अगर री आ जाती है तब हो जाता है। ठीक, तो छोटा और बड़ा के बाद ई उ या री आता है तो उनका मेल ए ओ अर हो जाता है। उदाहरण देख लेते हैं। ठीक, उदाहरण में जैसे देव प्लस इंद्र। ठीक, यहाँ पर देख रहे हैं आप, छोटा आ रहा है और प्लस छोटी आ रही है, मतलब आगे आ या आ ही आएगा तभी गुण स्वर संधि होगी। और इसके बाद यही अक्षर आने चाहिए, चाहे छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो। इधर आ या आ हो, इधर इन 5 में से कोई भी हो, तब उनका जो मेल होगा ए ओ अर हो जाएगा। ठीक, देवेंद्र इसका संधि हो जाएगा देवेंद्र। ठीक, हम अब देख लेते हैं वृद्धि स्वर संधि क्या है। वृद्धि स्वर संधि एकदम गुण स्वर संधि की जैसी है। वृद्धि स्वर संधि में आ या आ के बाद, इनके बाद ये इतने स्वर निकल चुके हैं, तब इनके बाद ए बचा, आय बचा, ओ बचा और ओ बचा। ठीक, इनके बाद ये आए ऐड में, तब हो जाएगा आए औ। मतलब गुण स्वर संधि में छोटा बड़ा के बाद ई उ री आए, तब गुण स्वर संधि होगा। वृद्धि स्वर संधि में वृद्धि हो रही है, आप समझ सकते हैं, इनमें वृद्धि हो रही है आगे बढ़ के। ये ए आय ओ औ ये संयुक्त स्वर हैं, ये कोई स्पेशल स्वर नहीं है। ए कैसे बना, आ छोटी मिला के ए बन गया। ठीक, ऊ कैसे बना, आ छोटा ऊ मिला के ओ बन गया। इसलिए वृद्धि स्वर संधि में आ या आ के बाद ए ऐ ओ औ आए। ठीक, तो इनका जो जोड़ होगा आय और औ में तब्दील हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं।
आप वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण ले सकते हैं एक का एक, एक का अगर विच्छेद करेंगे तो एक निकलेगा और प्लस में एक निकलेगा। ठीक, एक 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 मतलब यहाँ पर आ रहा है। देखो ये का कैसे मिला है, का कैसे बना है, आ, ये का बना है आधा का प्लस आ, इसके मेल से का बना तो आ रहा लास्ट में और इधर ए आ रहा। ठीक, तो आ ए मिल रहा, आ ए मिल रहा तो आई बन रहा है। ये देखो आई बन रहा है, इन दोनों के मेल से आई बनेगा, इन दोनों के मेल से ओ बनेगा। ठीक, ये वृद्धि स्वर संधि है। इनमें कुछ नहीं, एकदम आसान है। ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हम दीर्घ स्वर संधि देख चुके हैं, समान स्वरों का मेल हो दीर्घ बनेगा। गुण स्वर संधि देख चुके हैं, आया के बाद ई उ रिक ए ओ अर आएगा। ठीक, अब आया आ के बाद ए ओ आए तब वृद्धि हो जाएगा। अब यड़ और आदि बचे हैं, ये तीनों तो सीरियल वाइज आप समझ सकते हैं, ये इनमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। ठीक, अब उसके बाद यड़ आ रहा है। यड़ में हाँ थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। यड़ में क्या हुआ है, यड़ इधर देख लेते हैं। यड़ स्वर संधि में ये हुआ है कि जो यहाँ पर हम आ या आ, इन तीनों में तो आया, ऊपर तो समान स्वर आएंगे, इनमें आ आया है तो इसके आगे आती है ई, ए उ तथा री, ये आते हैं। अब इनके बाद जो मेल होगा, इनके बाद कोई भी स्वर आए, चाहे आए चाहे उ आए, इनसे भिन्न होना, उ नहीं आएगा, आया आए। ठीक, इनसे भिन्न नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये ना आए दोबारा, अगर यही इनसे मेल आ जाएगा तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, तुरंत समान स्वर मेल आ जाएंगे। ठीक, समान नहीं होने चाहिए, इनसे भिन्न ई उ री से भिन्न आए जो, तब हो जाएगा यड़ स्वर संधि। ठीक, उदाहरण देख ले, चाहे यहाँ पर आया ए आए आए कुछ भी आए तो इनका मेल मेल क्या होगा, इनका मेल हो जाएगा या वा रा में। ठीक, यड़ संधि में या वा रा कैसे, ई आ या, उ आ वा। ठीक, समझ रहे हैं आप, री आएगा तो वर अर रा हो जाएगा। ठीक, र मतलब री के बाद आ निकल रहा है। ठीक, तो रा हो जाएगा, या वा रा में बदलेंगे। ठीक, यड़ स्वर संधि हो जाएगा वो। इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। उदाहरण में यड़ स्वर संधि के उदाहरण में हम ले सकते हैं, जैसे अभ्यर्थी है, अभ्यर्थी है तो इसका अगर विच्छेद करेंगे तो अभी आएगा पहले। ठीक, यहाँ पर छुट्टी आ रही, ये देखो यहाँ पर छुट्टी है। ठीक, अभी प्लस प्लस अर्थी। ठीक, ये देखो आ गया। ठीक, ये आ के मेल से क्या बनेगा, या। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा अभ्यर्थी। ठीक, समझ रहे ना। अब अयाद स्वर संधि बची है। ठीक, इसमें सम्मेल हुआ जा रहा है, लेकिन आप अगर नोट्स सही से बना लेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगा। आप समझिए बस सही से। अयाद स्वर संधि में देखते देखो आया निकल गई इन दोनों में। ठीक, वो तो समान स्वर वाले हुए, और यड़ में ई उ री आ गए। अब इसके बाद क्या आता है, ए आता है, ए आता है, ओ आता है, औ आता है। ठीक, अब इनके बाद मेल होगा किसी भिन्न स्वर का, के बाद कोई भिन्न स्वर। अब वो यहाँ पर आ हो सकता है। ठीक, जैसे कि उदाहरण ले दे सकते हैं, जैसे जैसे नयन है, इनका जो मेल होगा जोड़ने के बाद इनका मेल हो जाएगा आए आए आओ आओ। ठीक, ये इनका मेल होगा। लेकिन ना नयन, नयन का विच्छेद अगर हम करें ने हो जाएगा। ठीक, ए आ गया आ गया। ठीक, अब हमको पता ये इसमें क्या है, आधा ना है प्लस ए है, तब मिलके बना ने। ठीक, और ने प्लस अन। ठीक, कोई भिन्न स्वर मतलब आ या आए। ठीक, इसमें भी आ यूरी के बाद आया आए, इसमें भी यू ए, इसमें ए आई ओ के बाद आया आए। ठीक, तब ये बन जाएगा क्या, ये इधर आ रहा। ठीक, ए के बाद आ रहा, ए के बाद आ रहा तो क्या बन जाएगा नयन। ठीक, आई में तब्दील हो रहा है यहाँ पर। ठीक, आए। ठीक, नयन। ये आपकी स्वर संधियाँ पूरी हो चुकी हैं। ठीक, आपको कोई परेशानी, हम फिर से एक बार समझा रहे हैं एकदम, ये मैंने समझाया है, अब देखो दिमाग में कैसे बैठाना। ठीक, स्वर संधियाँ 5 प्रकार की, दीर्घ गुण वृद्धि यड़ आयादि। ठीक, दीर्घ में कोई भी समान वर्ण हो, या आ या आ ई उ कोई समान वर्ण हो उसका मेल दीर्घ होगा। उसके बाद गुण में क्या है, इसमें समान वर्ण, इसमें गुण में आ या आ के बाद ई उ री गुण में आएगा। तो मतलब गुण स्वर संधि में इनके इनके गुण मिलते हैं। ठीक, तब क्या हो जाता है ए ओ अर, ये याद रखना, गुण में ए ओ अर आ जाएगा होगा। ठीक, जोड़ने पर। ठीक, आप ये इसका इससे बाद ये समझ सकते हैं कि ए बना है, ए कैसे बना, आ और ई के मेल से ए बना है। ठीक, तो गुण में गुणों का मेल है। ठीक, और वृद्धि में क्या है, वृद्धि में वृद्धि होती है इनमें। ठीक, से वृद्धि हुई है, इसके बाद ए आए और औ बने। ठीक, ये तीन, ये दोनों में आएगा। ठीक, आगे उसके बाद ई यड़ में आएगा। ठीक, ई से लेकर री तक जो स्वर बचे हैं उनका मेल होगा आ या आ के बाद, तो या वा रा बनेगा यड़ में। समझ रहे हो ना, वा रा अयाद में आए आए औ। ठीक, अयाद में क्या होगा, जो दूसरी लाइन के स्वर हैं ए आए ओ के बाद आ या आएगा। ठीक, मतलब
दीर्घ स्वर संधि को अलग कर लो, ठीक। गुण और वृद्धि बची, गुण और वृद्धि में शुरू में आया आएंगे, ठीक, और यड़ और अयाद में लास्ट में आया आएंगे, ठीक ठीक है। और इसके बाद बस स्वर संधि ही आपको पढ़ना है सही से, उसके बाद व्यंजन में कुछ नहीं है। व्यंजन में क्या है, व्यंजन में इसमें स्वरों का मेल हो रहा था, इसमें व्यंजन में स्वर या व्यंजन का जोड़ होना चाहिए, ठीक। स्वरों में स्वरों के बाद स्वर ही आते थे, लेकिन व्यंजन में व्यंजन के बाद स्वर व्यंजन कुछ भी आ सकता, ठीक। लेकिन इसका जो रूपांतरण होगा वो व्यंजन होगा, ठीक है। जैसे जैसे एक उदाहरण लेते हैं, उद्घाटन, ठीक। उद्घाटन लिया तो इसका अगर विच्छेद करेंगे तो उत प्लस घाटन, ठीक। देखिए ये यहाँ पर उत छोटा ता है ना, तो ये व्यंजन है, ठीक। व्यंजन के बाद धा, इधर भी व्यंजन, ठीक। व्यंजन व्यंजन मिलकर के व्यंजन, और व्यंजन क्या है, घा, उद्घाटन, ठीक है। अब व्यंजन के भी कई पार्ट होते हैं, ठीक। उसमें ता ये मिल करके आधा दा बनेगा, ये सब है, ठीक। लेकिन हम उतना डीपली में जाएंगे, चूँकि हमारे में सिर्फ यही पूछा था कि निम्न में से व्यंजन संधि किस में है, ठीक। अब जहाँ व्यंजन और व्यंजन में स्वर या व्यंजन मिलते दिखाई दे वही व्यंजन संधि है। निम्न में से कौन सी संधि है, ठीक है। तो इससे आप निकाल लेंगे, ठीक है। अधिकतर स्वर संधि पूछी जाती है, स्वर संधि के पांचों भेद आपको पता हो फिर आप निकाल ले जाएंगे। व्यंजन संधि में व्यंजन में जोड़ हो, कुछ भी जुड़े, स्वर या व्यंजन कुछ भी जुड़े, ठीक। अब विसर्ग में सिंपली है कि विसर्ग में स्वर या व्यंजन जुड़े, ठीक। विसर्ग में स्वर या व्यंजन जुड़े, ठीक। इनके मेल से जो विकार होगा वही हो जाएगा विसर्ग संधि। एकदम सिंपल है। स्वर संधि आप कायदे से समझ लीजिए। व्यंजन में वही व्यंजन संधि होगी, उसी शब्द में व्यंजन संधि होगी जिसमें व्यंजन में स्वर या व्यंजन जुड़े। विसर्ग संधि उस शब्द में होगी इसमें विसर्ग में स्वर या व्यंजन जुड़े, वो विसर्ग संधि होगी। अब इसका एक उदाहरण देख लेते हैं, ठीक। उदाहरण इसका देख लेते हैं, जैसे कि मनोरथ, इसका अगर विच्छेद करेंगे तो मना प्लस रथ, मनोरथ। इधर विसर्ग है और इधर व्यंजन है। ये व्यंजन कैसे है, इसमें जोड़ है रा प्लस आ का, ठीक। ये व्यंजन है तो विसर्ग और व्यंजन का मेल विसर्ग संधि हो जाएगा, ठीक। लेकिन जब विसर्ग का मेल होगा तब विसर्ग नहीं रहेगा, ये विसर्ग हट जाता है, ठीक। लेकिन व्यंजन में व्यंजन या स्वर जुड़ेगा तो व्यंजन बनेगा, ठीक है ना। इस तरह से आपका जो संधि है ये पूरा चैप्टर समाप्त होता है संधि। देखिए कुछ ऐसा आप बना लीजिए और दिमाग में बसा लीजिए। अब हम देखते हैं समास। समास का विलोम क्या होता है, समास का विलोम होता है व्यास, ठीक। कभी कभी पूछने में आ जाता है कि समास का विलोम बताइए, तब समझ नहीं आता है क्या पूछ रहा है, ठीक। तो समास का विलोम होता है व्यास, ठीक। समास जो होता है एक बड़ी चीज़ का छोटा रूप होता है, ठीक। और व्यास जो होता है छोटी चीज़ का बड़ा रूप होता है, ठीक। तो आप देखिए समास जो है ये 6 प्रकार का होता है। समास 6 प्रकार का होता है, चलिए देखते हैं कौन कौन से। एक अव्ययी भाव, ठीक। और एक होता है तत्पुरुष, एक होता है कर्मधारय, और होता है दिग, और होता है द्वंद्व, और होता है बहुव्रीहि, ठीक। ये 6 प्रकार के समास होते हैं, ठीक। अब हम संधि की तरह इसमें समझाएंगे नहीं, इसको हम आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रिक बताएंगे, ठीक, कि आपको कैसे पहचानना है और कैसे बताना है। अब यही भाव समास में होता ये है कि प्रथम पद जो होता है ये होता है अव्यय या फिर उपसर्ग, ठीक। और ये जो प्रथम पद है यही इसमें होता है प्रधान, ठीक। ये हो गया आपका अव्ययी भाव समास, ठीक। जैसे आप देख लीजिए उदाहरण यथा शक्ति, यथाशक्ति, यथा इसमें क्या है, ये आगे उपसर्ग जुड़ा हुआ है, ठीक। समझ लो ना, उपसर्ग और प्रत्यय उस शब्द में जुड़ते हैं जिस शब्द का अपना अलग अस्तित्व होता है, ठीक। और किंतु उसमें जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वो होते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। तो इसमें शक्ति का अपना एक अर्थ है, ठीक। तो आप समझ लीजिए कि इसके अगर 2 टुकड़े करेंगे तो पिछले वाले शब्द का भी अर्थ होगा, तो इसका मतलब ये आगे उपसर्ग लगा है, ठीक। तो आगे उपसर्ग या प्रत्यय हो अव्ययी भाव समास हो जाएगा, एकदम सिंपल है, ठीक। और तत्पुरुष समास में होता ये है कि जो प्रथम पद होता है इसमें प्रथम पद प्रधान होता है, ठीक। लेकिन इसमें जो प्रथम पद होता है ये होता है गौण, गौण का मतलब छोटा, ठीक, मतलब कमज़ोर होता है। पहले पद से इसका दूसरे पद से इसका पहला पद कमज़ोर होता है, ठीक। और इसमें विभक्ति चिन्ह आपको देखने को मिलेंगी, विभक्ति कारक इन्हें कहते हैं। देखिए इनका लोप रहेगा,
विभक्तियों का, विभक्ति लोप। जैसे उदाहरण देखते हैं, उदाहरण जैसे देखते हैं ग्रंथकार, ग्रंथकार, ठीक। तो इसमें कारक चिन्ह का लोप है, ठीक। ग्रंथ को करने वाला, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, ग्रंथ को करने वाला। अब इसमें विभक्ति क्या आ रही, विभक्ति चिन्ह क्या रहा, को आ रहा है बीच में, ठीक। कर्ता ने कर्म को, ठीक। तो इसमें क्या है, कर्म, कर्म कारक इसमें आ रहा है, ठीक। कारक चिन्ह ये देखो को लगा है, समझ रहे ना। तो तत्पुरुष में विभक्तियाँ आएंगी बीच में। इसका जब जो शब्द मिलेगा उसका अगर विच्छेद करोगे तब उसमें बीच में आपको विभक्ति देखने की मिलेगी। जैसे कि धनहीन, धन से हीन, ठीक। धन से हीन, से इसमें आ गया अपादान तत्पुरुष, अपादान कारक, अपादान से विभक्ति चिन्ह आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आपका तत्पुरुष समास भी हो गया। कर्मधारय, कर्मधारय में होता है ये कि जो पहला पद होता है वो गौड़ होता है, जिस जैसे तत्पुरुष वैसे कर्मधारय, इन दोनों को एक साथ याद करो भैया, ठीक। प्रथम पद गौड़, ठीक। इनमें विभक्ति चिन्हों का लोप होता है, इनमें विशेषण विशेष दिखाया जाता है। विशेषण विशेष संबंध कर्मधारय में आपको देखने को मिलेगा। जैसे उदाहरण है नील कमल, ठीक। नील कमल मतलब नीला कमल, कमल, कमल क्या है, कमल है विशेष है और नील विशेषण है। नील जो है कमल की विशेषता बता रहा है कि नील कमल, नीला है कमल, ठीक। जैसे सज्जन, सज्जन का मतलब सा मतलब सज्ज है, ठीक, मतलब अच्छा है, और जन मतलब लोग, जो अच्छे लोग होते हैं उन्हें सज्जन कहते हैं, उसमें भी कर्मधारय समास होगा, ठीक। आपको सिंपली याद रखना है, अव्ययी भाव में अव्यय उपसर्ग प्रथम मिलेगा, ठीक। तत्पुरुष में विभक्ति चिन्ह मिलेंगी, लोप होगा। कर्मधारय में विशेषण विशेष संबंध होगा। आपके 3 समास कंप्लीट हो जाते हैं। द्विगु में पूर्व पद संख्यावाचक, संख्यावाचक हो, जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह, ठीक। चौराहा, चार, आगे 4 आ रहा ना। त्रिदेव, त्रिदेव, त्रि मतलब 3 आगे आ रहा है, ठीक। तो द्विगु में पहले संख्या आएगी, ठीक। और द्विगु अगर कभी पूछ ले कि द्विगु में कौन सा समास है, तो द्विगु में द्विगु समास है। द्विगु का मतलब होता है 2 गायों का समूह। आपको कहीं पर आपको ये द्विगु का मतलब 2 गायों का समूह, द्विगु में द्विगु समास है, इतना याद रखो, ठीक। और द्वंद्व में, द्वंद्व मतलब विरोधाभास हो या सेम हो, जैसे माता पिता, रात दिन। जिसमें योजक चिन्ह होता है, बीच में योजक चिन्ह मिलेगा आपको, ठीक। और या तो एक दूसरे के उल्टा होंगे, विलोम होंगे, ठीक है। इसमें जो दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान मिलेंगे आपको, ठीक है। और इसके मध्य या, अथवा, ये सब आएंगे अगर इनका अलगाव करेंगे, ठीक है। जैसे माता और पिता, बीच में या, और, अथवा, ये सब आएंगे, ठीक। द्वंद्व भी हो गया। अब बहुब्रीय में ये तो एकदम सिंपल है। बहुब्रीय का मतलब है 2 मिलेंगे, ठीक, ये प्लस ये, ठीक। अब इनके मेल से बनेगा तीसरा कुछ और, चाहे ऐसे बन जाए या ऐसे बन जाए, चाहे बिंदुदार बन, मतलब कि 2 शब्दों का मेल किसी तीसरा शब्द बनाए। महादेव, जैसे महादेव, 2 शब्द मिल रहे हैं, ठीक है, ठीक। तो इसका मतलब महान देव नहीं होगा, इसका मतलब होगा महादेव अर्थात भोलेनाथ, ठीक। इस प्रकार आपके जो समास हैं वो भी कंप्लीट होते हैं। अव्ययी भाव में प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग होगा। तत्पुरुष में विभक्ति चिन्हों का लोप होगा। विग्रह करोगे तो बीच में आपको विभक्ति चिन्ह जरूर दिखेगा। कर्मधारय में विशेषण विशेष से संबंध होगा। द्विगु में प्रथम पद संख्यावाचक होगा। द्वंद्व में द्वंद्व दिखेगा, मतलब बीच में विग्रह करने पर या, अथवा, और ये सब आएंगे, और बीच में योजक चिन्ह होगा। और बहुब्रीय में इसे तीसरे अर्थ को बढ़ा चढ़ाकर बताएंगे, ठीक। बहुब्रीय में आप समझ सकते हैं जैसे चक्रपाण, जिसके हाथ में चक्र है, अर्थात भगवान विष्णु। जैसे बढ़ बोला, बढ़ चढ़ कर बोलने वाला, मतलब तीसरा अर्थ जो निकलेगा वो बहुत बड़ा अर्थ निकलेगा, ठीक। और 2 मिलकर के तीसरे अर्थ को बताएंगे। ये आपके 6 के 6 समास कंप्लीट होते हैं। इस तरह से आपका कंप्लीट समास और संधि हो जाता है। आप इसको ध्यान से देखिए, सुनिए और परीक्षा में अपना झंडा गाड़ के आइए, ठीक है। धन्यवाद।